हाँ जी, अब मैं आपके लिए ले आया हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम का सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें हम जल्दी से जल्दी कॉम्पोजिशन स्कीम को खत्म करेंगे। चलिए, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? जीएसटी के अंदर छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एक स्कीम है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ समझाना चाहता हूँ। कॉम्पोजिशन डीलर यदि कोई भी इनवर्ट सप्लाईज करता है, मतलब कुछ परचेजेस करता है, तो कॉम्पोजिशन डीलर उस पर आईटीसी नहीं ले सकता। सिमिलरली जब कॉम्पोजिशन डीलर कुछ बाहर सप्लाई करता है, आउटवर्ड सप्लाई करता है, तो उस पर टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो कॉम्पोजिशन डीलर ना ही आईटीसी अवेल कर सकता है, ना ही टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है। कॉम्पोजिशन डीलर ने जितना भी बिजनेस किया है, जितना भी सप्लाई की है, उस पर उसको खुद की जेब से टैक्स पे करना पड़ता है। सर फिर क्यों कोई लेगा कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन स्कीम? भाई पहले पूरा सुनो, फिर डिसाइड करना। आपका ये रिवीजन मेनली सितंबर 25 एग्जाम पर्पज से होने वाला है। कॉम्पोजिशन डीलर में मैं सबसे पहले बात करूं सेक्शन 10(1) की, जो कि मोस्टली फॉर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है। किसके लिए है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। यदि मैं बात करूं गुड्स के केस में, तो गुड्स के केस में ये मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेडर को एंड रेस्टोरेंट सर्विस को, बेसिकली गुड्स में दो, एक मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर, इनको दी जाती है। दो ही होंगे गुड्स में, कौन होगा? या तो गुड्स बनाने वाला, नहीं तो गुड्स बेचने वाला। ठीक है, सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 10(1) में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम बिल्कुल 10(1) को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। 10(1) आपको कब मिलेगा, मतलब बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम आपको कब मिलेगी? यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल में आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करना चाहते हो, उसके एक साल पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर, क्या बोला मैंने? एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। कितना? 1.5 करोड़। या फिर कुछ स्टेट्स में 75 लाख, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में 75 लाख। कहां कहां? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन स्टेट्स में यदि 75 लाख का टर्नओवर है, अप टू 75 लाख का टर्नओवर है, या बाकी स्टेट में अप टू 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम आप अवेल कर सकते हो उसका बेनिफिट। अच्छा, अब यदि मैं टैक्स रेट की बात करूं कि भाई चलो हमने, हमारा टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ था, हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में अवेलमेंट कर लिया, तो अब टैक्स रेट्स क्या लगेंगे, जिस पे आप अपनी सप्लाई पे वो रेट लगा के जीएसटी सरकार को दोगे। तो यदि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, जितना भी टर्नओवर इन स्टेट है उसका 1%। मतलब कि टर्नओवर इन स्टेट में टैक्सेबल भी आता है, एग्जम्प्ट भी आता है। तो आपने जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई करी है, एग्जाम सप्लाई करी है, उन सबका 1%। सिमिलरली यदि आप ट्रेडर हो, तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। ट्रेडर को यहाँ पे एक बेनिफिट दिया है, उसके लिए एग्जाम सप्लाई हटा दी। 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। सिमिलरली रेस्टोरेंट के लिए 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने रेट्स मेंशन किए ना, 1%, 1%, 5%, ये होल जीएसटी रेट है। यदि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी बोला जाए तो 0.5, 0.5, या रेस्टोरेंट के केस में 2.5, 2.5। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब क्या है ना, सेक्शन 10(1) गुड्स के लिए, किसके लिए है? गुड्स के लिए। बट आपको मार्जिनल सर्विस देना भी अलाउड होता है एक लिमिट तक। मतलब आप जो सर्विसेज है गुड्स के साथ, सर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वो क्या करता है? गुड्स बेचता है। अच्छा, अब कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने एक एलईडी टीवी, या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एलईडी टीवी या मोबाइल बेचा, और वो 5 दिन बाद ही खराब हो गया। तो उसको ठीक कराने के लिए कस्टमर वापस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लाया, और उसके जो भी उसका रिपेयर वाला बंदा है, उसने उसको रिपेयर किया। तो यहाँ पे एक रिपेयर सर्विसेज दी गई है। तो कभी कभी अनजाने में क्या होता है, हम गुड्स की सप्लाई करते करते रिपेयर या कोई भी सर्विस दे देते हैं। गुड्स की सप्लाई करते करते थोड़ी सी सर्विसेज की सप्लाई भी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक मार्जिनल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, जिसके अंदर यदि आप सेक्शन 10(1) में गुड्स के मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो, तो आपको थोड़ी सी सर्विस देना अलाउड है एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका टर्नओवर इन स्टेट था, उसका 10%। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी टर्नओवर इन स्टेट था, उसका 10%, और 5 lakhs विच एवर इज हायर। इतनी आप मार्जिनल सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, अब यदि मैं सेक्शन 10(2)(a) पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं? सेक्शन 10(2)(a) पे। 10(2)(a) सर्विसेज के लिए लाया गया था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। सेक्शन 10(1) जब आया था ना, तो जब जीएसटी आया था 2017 में, तभी का है सेक्शन 10(1). बट सेक्शन 10(2)(a) को बहुत बाद में ऐड किया, जब सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस रोते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि आप गुड्स के लिए और रेस्टोरेंट के लिए तो लाके बैठे हो, हमारे लिए भी तो कुछ लाओ। तब उनके लिए लाया गया था 10(2)(a). 10(2)(a) में क्या है, यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख है, कितना है? अप टू 50 लाख है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, आप सप्लायर ऑफ सर्विस होने चाहिए, ऑफ कोर्स 10(2)(a) सर्विस के लिए है। यहाँ पे टैक्स रेट कितना लगेगा? 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। कितना? 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। वेरी गुड। ठीक है,
यहाँ पे मैंने आपको 10(1) और 10(2) इनका एलिजिबिलिटी बताया, टर्नओवर लिमिट और इनका रेट्स डिस्कस किया, और साथ ही में 10(1) में मार्जिनल सर्विसेज का पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना, अब बात को ध्यान से सुनना। कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ कुछ कंडीशन में आप 10(1) और 10(2) में कंप्लाई, मतलब आप 10(1) और 10(2) के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। कब? यदि आपने कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, आपने कुछ शर्तों को नहीं माना तो। क्या क्या है? सप्लायर यदि नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज हो जाता है, मतलब बेसिकली यदि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए ना, तो आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहे हो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सप्लायर एंगेज इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यदि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, मतलब मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं महाराष्ट्र में आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं भी नहीं ले सकता कॉम्पोजिशन स्कीम। यहां मैंने ब्लू कलर का स्टार लगाया, पता है क्यों? ध्यान देना, एक कॉम्पोजिशन डीलर को इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई मना है, बट इंटर स्टेट परचेसेस, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकता है वो। तो यदि एक कॉम्पोजिशन डीलर है जो कि इंटर स्टेट परचेसेस करना चाहता है, प्रोक्योरमेंट करना चाहता है, तो कर सकता है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सप्लाइंग एनी सर्विस थ्रू ईसीओ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। यदि आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो और आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हो, तो मत करना, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सर यदि मैं ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई करना चाहूं तो कर सकते हो, गुड सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप मैन्युफैक्चर हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई मत करना। कौन से ईसीओ के थ्रू? जो कि सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस डिडक्ट करेगा। चलो, यदि आप मैन्युफैक्चर हो काय कि आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, एरिटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन रूफिंग टाइल्स, यदि आप इसके मैन्युफैक्चर हो तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। 3-4 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि एक बंदा है जो कि पान मसाला टोबैको की ट्रेडिंग करता है। सर ट्रेडर्स को अलाउड है, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि आप एक सीटीपी एनआरटीपी हो तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो यदि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, या इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, या ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ नोटिफाइड गुड्स, या फिर आप सीटीपी एनआरटीपी हो, तो इस केसेस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैंने जो मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था उसके अंदर इस पे क्वेश्चन भी किया था, जिसमें कि काफी बच्चे फंसे थे। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है। अब मान लो एक पैन पे बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो सारे रजिस्ट्रेशन को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी एक यूनिट कॉम्पोजिशन स्कीम में चले, दूसरी यूनिट रेगुलर में चले, नहीं। यदि एक पेन के अंदर बहुत सारे एंटिटीज रजिस्टर्ड हैं, मान लो एक पेन के अंदर मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं कर्नाटका में हूं, तो मुझे हर जगह कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक जगह कॉम्पोजिशन ले लिया और बाकी जगह रेगुलर ले लिया, नहीं। अब आ जाते हैं लैप्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि मैं बात करूं, मेरा टर्नओवर था 1.2 करोड़। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, टाइम फ्रेम के थ्रू समझाऊंगा, मजा आएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मेरा टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर था 1.2 सीआर। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंस, अच्छा मैं बात करूंगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो मेरे लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया फाइनेंशियल ईयर 24-25, मेरा टर्नओवर कितना था? 1.5 करोड़ से कम, तो मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मैंने अपना बिजनेस अप्रैल में चालू किया, पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया शानदार बिजनेस चला, इतना बढ़िया बिजनेस चला कि जुलाई 31 को, 31 जुलाई को मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया 1.5 करोड़ से, मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया 1.5 करोड़ से। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए किसके लिए है? छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ है। आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हुए इस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर जैसे ही 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाएगा, आप इस फाइनेंशियल ईयर में भी बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम हो जाएगा लैप्स। क्या बोला मैंने? यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम लिया और इस फाइनेंशियल ईयर में आपका कॉम्पोजिशन, आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, क्रॉस हो जाता है, तो आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम हो जाएगी लैप्स। ठीक है, कुछ पॉइंट टू, अच्छा यहाँ पे ना कुछ कंप्लायंस पॉइंट है कि हमें एक आईटीसी 01 में हमारा इनपुट्स वगैरह की डिटेल देनी पड़ती है, वो आईटीसी चैप्टर से लिंक होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में। यदि आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो और आप कोई भी ऐसी इनवर्ट सप्लाई लेते हो जिसके अंदर की 9(3) या फिर 9(4) के अंदर आरसीएम में टैक्स पे होता है, तो उस केस में वो नॉर्मल रेट्स में होता है। मतलब मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, मैंने एक लीगल सर्विस ली, लीगल सर्विस 18% पे आरसीएम के अंदर टैक्स लाइबिलिटी होती है, तो मैं 18% पे टैक्स लाइबिलिटी फुलफिल करूंगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है।
इसके अलावा कॉम्पोजिशन डीलर के बिल ऑफ सप्लाई पे प्रिंट होना चाहिए ऊपर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ताकि खरीदने वाले को पता रहे कि भाई ये मेरे से टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, मैंने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के पूरे कंप्लायंस पार्ट का रिवीजन करा दिया है, पूरे कंप्लायंस पार्ट का रिवीजन करा दिया है। जो रिटर्न वाली बात है सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4, ये रिटर्न्स में देखा जाएगा, और थोड़ा सा कंप्लायंस पार्ट है इंटीमेशन और विड्रॉल का, मैं चाहूंगा वो आप खुद रीड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां जहां से पॉइंट आ सकते हैं ना, मैंने आपको वहां वहां से बता दिया है। देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर से आपका एमसीक्यू बन सकता है, मैंने आपको ये बता दिया। लैब्स वाले क्वेश्चन से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, या इनफैक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ना। जनरली इस पार्ट से क्वेश्चन आता है कि आप कब कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, और ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम ना आईटीसी ले सकता है ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक रह गया आपके साथ, वो करने के पहले मैं लेक्चर नहीं कर सकता हूँ। कंपोजिशन स्कीम में हम दो तरीके के टर्नओवर को बहुत भाव देते हैं, एक एग्रीगेट टर्नओवर और एक टर्नओवर इंस्टेड। एग्रीगेट टर्नओवर को कब हम भाव देते हैं, जब हमें हमारी लिमिट निकालनी पड़ती है। भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की हमें लिमिट देखनी पड़ती है, हम तब भी एग्रीगेट टर्नओवर को देखते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, सिमिलरली टर्नओवर इन स्टेट को भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कब, जब कॉम्पोजिशन डीलर को टैक्स पे करना पड़ता है, या फिर जब कॉम्पोजिशन डीलर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस देता है तब। ठीक है सर, आप ये सब क्यों बता रहे हो, हमने पढ़ लिया। अरे सुनो मेरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर स्टेट, दोनों ही टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई दोनों कंपोनेंट आते हैं। मोटी मोटी बात करूं तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम सप्लाई में जो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट वाला पार्ट होता है ना, वो नहीं आएगा। सर एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो, भाई मेरा टैक्सेबल टर्नओवर है 100 रुपए का, मेरा एग्जाम टर्नओवर है, मेरे टैक्सेबल सप्लाई है 100 रुपए की, मेरी एग्जाम सप्लाई है 70 रुपए का। इस 70 में 50 मान लो एग्रीकल्चर सर्विसेज है, ठीक है, और 20 रुपए मान लो मेरा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर पता है कितनी होगी, 100 प्लस 50, 150। अंडरस्टूड। सेम टर्नओवर इन स्टेट में भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट को एग्जाम सप्लाई का पार्ट नहीं बनाओगे फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन टर्नओवर इन स्टेट। क्वेश्चन कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा ये वाला पॉइंट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कॉम्पोजिशन स्कीम हमारा हो गया है। आई वुड सजेस्ट एक बार खुद से पढ़ो और क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन रिवाइज करो, एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।